इंडिपेंडेंट्स का ये ग्रुप है क्योंकि इस टाइम एकदम सबको ऑन बोर्ड करके एक अलायंस के तहत तो नहीं लड़ा सकते, लेकिन अलायंस हम बना रहे हैं कौमी यकजहती अलायंस के नाम से। ये कौमी यकजहती अलायंस जो है नेशनल यूनिटी अलायंस, क्योंकि इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है कि कौमी यकजहती पैदा हो और आपस में एक इत्तेहाद हो और ये जो पोलराइजेशन इस मुल्क के अंदर है वो दूर हो। और जैसे ही हमारे साथ 3-4 जमातें आएंगी तो हमने पहला काम यह किया कि कमेटी एक कायम करके और तमाम लोगों के साथ हम मिलेंगे जाके और तमाम जमातों के साथ देखेंगे कि किस तरह से इस पोलराइजेशन को ख़त्म किया जाए, किस तरह से एक इत्तेहाद की फ़िज़ा पैदा की जाए। क्योंकि जब तक पाकिस्तान के अंदर ये पोलराइजेशन रहेगी, ना हम इकॉनमी को ठीक कर सकते हैं, ना हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ना हम किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे बड़ा एक और हमारा जो इस बातचीत का हिस्सा है वो ये कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को चाहते हैं कि जिस तरह माजी के अंदर वो पाकिस्तान की इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी बने रहे, इसी तरह से हम उनको फिर ऑन बोर्ड लेकर आएँ। रेमिटेंसेस हमारी देखें कितनी आती थी ओवरसीज़ पाकिस्तानी से कि 34 बिलियन के करीब थी और अब वो गिर कर मेरे ख्याल में 20 बिलियन भी नहीं रह गई है, उससे भी कम होती जा रही है। और उनको वोट का हक भी होना चाहिए, उनको इलेक्शन लड़ने का भी हक होना चाहिए, उनको वोट का भी हक होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी जो सर्वाइव कर रही है वो बेशतर हिस्सा उसका उनकी कंट्रीब्यूशंस है। और अब वो इस वक्त पाकिस्तान की तरफ ना देख रहे हैं, ना यहाँ पे कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, क्योंकि जितनी स्टेबिलिटी नहीं होगी जब तक तो कोई इस तरफ देखेगा नहीं। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम उस खला को पुर करने की कोशिश करेंगे और आगे चलकर फिर आपसे गुफ्तगू होती रहेगी। कल भी आप लोगों को तकलीफ देंगे, दावत देंगे, जब उनके साथ हमारी मीटिंग होगी हम बाकायदा तौर पर अलायंस का ऐलान करेंगे। मैंने आज नाम तो दे दिया, लेकिन मैंने ये कहना था कि हम अलायंस बनाने जा रहे हैं। नाम हमने कल अनाउंस करना था, लेकिन आज हमने उसको अनाउंस कर दिया। तो ये हमारा एजेंडा है कि जो इंडिपेंडेंट्स इस वक्त हमारे साथ खड़े हुए हैं, हम उनको एक अलायंस के तहत इकट्ठा करके और उस अलायंस से उनको सपोर्ट देंगे, चाहे जिस तरह भी उनको सपोर्ट दे सकें, ताकि एक अच्छा हमारा हिस्सा जो है वो आने वाली पार्लियामेंट के अंदर हो। तो ये मुख्तसर सी बातचीत है हाँ जो मैंने करनी थी। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि चले सवाल कर लें आप। सवाल ये बताइएगा कि कोई आजाद अफगान है कि ये बेशक आपका अलायंस तो है, लेकिन सारी बात है ये तो पाकिस्तान में नहीं होता, तो हर एक का इंतखाबी निशान मुख्तलिफ होगा या कुछ दोस्त आपकी मदद करेंगे एक इंतखाबी निशान? ये हमने क्या कहा, कोई मदद होगी आपकी एक इंतखाबी निशान? ठीक, दोस्तों से बात करेंगे फिर आपको जवाब दूंगा इसका। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है, मैं इसको क्लियर कर दूं थोड़ा सा। इंतखाबी अलायंस के एक इंतखाबी निशान के लिए मैंने 3-4 दिन पहले मैं गया था इलेक्शन कमीशन, हमारा लॉयर भी गया था वहाँ। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि 19 जुलाई को से पहले उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट दी थी जिसमें कि उन्होंने कहा था कि ये सिंबल जो है उसकी अलॉटमेंट अलायंस के लिए। अब वो क्योंकि नहीं हो सकती, इसलिए हमने कहा कि जो हमारे साथ इंडिपेंडेंट्स होंगे वो इस अलायंस के हमायत याफ्ता होंगे। आपस में हम मशवरा करके देखेंगे कि हमने क्या एक सिंबल पे लड़ना है या मुख्तलिफ सिंबल्स पे लड़ना है। अगर एक सिंबल पे लड़ने की इजाज़त हुई तो हम सब मिलके, जो हमारे साथ ग्रुप है और दीगर जमातें को, हर कोई अपना अपना लग गया। अब मैं कहूँ जी कि हम अलायंस के अंदर ला रहे हैं किसी को समीउल हक साहब को या मरकज़ी मुस्लिम लीग को, किसी का अपने अपने निशान है, तो वो उनके लिए भी बड़ी मुश्किलात होंगी क्योंकि पैसा वैसा लोगों ने खर्चना शुरू कर दिया। लेकिन इस पर हम मशवरा करेंगे कल। जी हमने इस पे निशानदेही की है। हमारा अपना PMLZ का आज जो मैंने दावत दी हुई थी वो अपनी जमात की तरफ से, अपनी तरफ से दी हुई थी, तो बहुत सी जगह ये चल गया कि शायद इन लोगों ने मेरे साथ शमूलियत अख्तियार कर ली है। हम सब दोस्त हैं, बड़े पुराने दोस्त हैं, हम 80 से सियासत के अंदर हैं और हम मिल के चलना चाह रहे हैं। और यही हमारी पिछले
1 माह से जो मीटिंग्स हो रही हैं उसी सिलसिले में हो रही हैं। तो सवाल आपका था कि मैनिफेस्टो, हमारा PMLZ का मैनिफेस्टो है वो 2 दिन में आ जाएगा, लेकिन उसकी बेस बना के, क्योंकि उसके अंदर हमने हर टॉपिक की निशानदेही की है, गवर्नेंस से लेकर और अकाउंटेबिलिटी तक, और हर एक के साथ एक एक पोजीशन पेपर लगाया है कि मुश्किलात क्या है, इसका हल क्या है और इसके हल की डिटेल्स में कैसे जाना है आपको। इसी तरह ये जो भी हम है इसका एक नैरेटिव भी बनेगा, हम एक बयानिया भी होगा हमारा, और एक जो निशानदेही हम करेंगे कि मसाइल क्या है और इसका हल क्या है और पाकिस्तान को किस तरह से उसके नज़रियाती डगर पे वापस डालना है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये चीज़ जो है इस वक्त एक गायब होती जा रही है और दीगर चीज़ें जो है वो सामने आती जा रही है। अच्छा सर, मेरा ये सवाल आपसे कि इस वक्त मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकार जो हैं वो पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमतों पर एतबार नहीं कर रहे। उन्होंने आर्मी चीफ साहब को एक खत लिखा है और उनसे श्योरिटी मांगी है कि आप जब तक हमें श्योरिटी नहीं देंगे हम सरमायाकारी नहीं लेके आएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि अंदरूनी और बैरूनी जो सरमायाकार हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो मशरक़ को और यहाँ पे सरमायाकारी करने के? ये बड़ी अच्छा सवाल किया आपने। मुझे इसको इसमें रखना चाहिए था कि माजी के अंदर ना हमारे यहाँ एक पॉलिटिक्स ऑफ रिवेंज चलती रही है। पॉलिटिक्स ऑफ रिवेंज 1988 से शुरू हुई है और ये सिलसिला चलता रहा कि बजाय मसाइल की निशानदेही करने के हम अपनी ऑपोजिशन को टारगेट करते हैं, बजाय मसाइल का हल निकालने के हम ये करते हैं कि एक दूसरे को गाली देते हैं, और बजाय इसके कि पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, गुर्बत को दूर करने के लिए काम करें, हम ये करते हैं जनाब के फलानू जेल में पा दो, फलानू कट दो, फलां की अकाउंटेबिलिटी करा दो, फलां की ना करवाओ। तो इसलिए ये आपने बड़ी अच्छी बात की। बैरूनी सरमायाकार इस वक्त पाकिस्तान की तरफ इसलिए नहीं देख रहा कि एक तो जो क़यादत की तरफ देखता है कि ये वही क़यादत है जो वापस आ रही है जिसने माजी के अंदर मसाइल का हिस्सा बनी लेकिन हल नहीं निकाल सकी। एक बात ये, इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि जहाँ जहाँ पिछले आर्मी चीफ भी और मौजूदा आर्मी चीफ जहाँ जहाँ जब भी उनको ट्रबल शूटिंग करनी पड़ी, अगर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकूँ, तो उन्होंने जाके, चाहे हमारे रोल ओवर थे जो हम पैसे लेके रखते थे बाहर से इंटरेस्ट पे अपने रिजर्व्स को बेहतर दिखाने के लिए, चाहे मज़ीद सरमायाकारी लानी है, चाहे चाइना से लानी है, मिडल ईस्ट से लानी है, UAE से लानी है, सऊदी अरेबिया से लानी है, तो वज़ीर आज़म की वो पजीराई नहीं होती थी जो कि आर्मी चीफ से बात होती थी। क्यों? तो उनको पता है कि ये अगर कोई हमें गारंटी करेंगे तो शायद ही उसके ऊपर खड़े हो जाए। अगर कोई सियासतदान गारंटी करेगा तो एक माजी का किस्सा मुझे याद है, जब 98 में हम पे सैंक्शंस लग गई थी और हम कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, और फिर कई मुल्कों में हम गए थे पैसे इकट्ठे करने के लिए। तो जब हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव की उनके हेड ऑफ द स्टेट से बात होती थी तो वो कहते थे हमें अपनी लिस्ट दो ताकि वी कैन गिव यू इन काइंड, अगर आपकी कोई ज़रूरियात है हमें बताएं, बजाय हमें पैसा देने के। उनको पता था कि ये पैसा जो है ये वहाँ लगेगा नहीं, ये कहीं और चला जाएगा। SIFC जो बनी है इस पर बहुत से लोगों को इतराज़ भी है, बहुत से लोग इसकी हमायत भी करते हैं। मैं इसकी हमायत इसलिए करता हूँ कि मैंने 1990s में जिस बात पर जहांगीर करामत साहब को अपने ओहदे से हटाया गया था कि उन्होंने एक जगह जब वो स्टाफ कॉलेज को, नेवल स्टाफ कॉलेज को एड्रेस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होनी चाहिए। उनको वो तकरीर करने के बहाने पर, बात कुछ और थी, खैर उस बात को हम छोड़ देते हैं, उनको हटा दिया गया। मैंने 1990s में, अर्ली 90s में, आज भी अगर आप देखें जाके वेबसाइट पे पढ़ा होगा, मैंने आर्टिकल यही लिखा था कि पाकिस्तान शुड हैव अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इसलिए नहीं कि उनको इक़्तिदार में हिस्सा दें, इसलिए कि कंटिन्यूटी तसलसल हम दिखा सकें। अब भी जो SIFC बना है तो लोगों को क्यों तसल्ली हुई है इससे कि यार सरमायाकार ये कहते हैं जो बाहर के हैं, जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, कि हमारा पैसा जो है वो लगेगा नहीं, तो ये अगर हमें गारंटी देंगे तो यहाँ पर हम शायद जो है वो लग सके। और यही वजह है कि सारे मामला